ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ के उस सूरवीर महान योद्धा बलिष्ठ कानगोल जो कि इतिहास में बब्बर राहुल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका शासनकाल 734 से लेकर 753 ईस्वी तक रहा। हम बात करते हैं मेवाड़ के अंदर जो प्रभु के जो राजस्व जो शाखा रही थी उसमें गोहिल गहलोत गहलोत मिलता है, सिसोदिया, ये एक ही वंश के थे। अलग अलग इनके शाखाओं में विभक्त हो गया। इसमें 566 ईस्वी के अंदर गुहिल नाम का या गुआदित्य नाम का एक प्रतापी शासक हुआ था, जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। अगर हम इस गुहिल की बात करते हैं, गुआदित्य के इतिहास की हम बात करते हैं, तो व्यूसवान नाम का एक सूर्यवंश में एक राजा हुआ था। सूर्यवंशी थे और व्यूसवान के पुत्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के जो पुत्र थे वो थे राम, और राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के 108 वंश के अंदर यानी 108वीं पीढ़ी के अंदर विजय भूप नाम का एक प्रतापी शासक हुआ था। विजय भूप, इस विजय भूप ने ध्यान रखना, विजय भूप से पहले तो 108 पीढ़ी हुई थी व्यूसवान से लेकर। उसकी जो राजधानी थी वो अयोध्या रही थी, और इनकी राजधानी विजय भूप की राजधानी थी वल्लभी नगर, जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। वल्लभी नगर। और इनका जो छठवां वंशज था वो था शिलादित्य। था शिलादित्य। ऐसा कहा जाता है कि शिलादित्य अरबों के आक्रमण का विरोध करते हुए, प्रतिशोध करते हुए शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में और शिलादित्य के रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। ये आपको के जो परमार शासक थे उनकी ये राजकुमारी थी। कहा जाता है कि इनके पहले 6 पुत्रियां थी, और पुत्र प्राप्ति के लिए ये आपको के अंदर आर्बुदा देवी का एक मंदिर है। उस मंदिर में मनोती मांगने के लिए आती है, और वहां इनको पुत्र प्राप्त होता है। और जब उनको शिलादित्य की मृत्यु का जब समाचार मिलता है तो ये सती होना चाहती है। और जब इस बालक का यानी गुआदित्य के जन्म के कुछ समय बाद में पुष्पावती है ये सती हो जाती है, और अपना जो बच्चा होता है गुआदित्य बच्चे का बालक का नाम गुआदित्य इसलिए पड़ा क्योंकि पुष्पावती ने इस बच्चे का जन्म एक गुफा के अंदर दिया। उनका लालन पालन भी गुफा के अंदर हुआ, इस कारण इसे गुहादित्य या गुहिल कहा जाता है। और ये वीरनगर में रहता था। वीरनगर कमलावती नामक ब्राह्मणी के घर पर इनका लालन पालन हुआ। जब इस बालक को ये पता चलता है कि ये शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र है, और एक विशाल सेना लेकर वीरनगर वल्लभी पर आक्रमण करता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। और विजय प्राप्त करने के बाद में मेवाड़ पर आक्रमण करता है।
और मेवाड़ के अंदर एक मेल जाति के लोग थे, उनको ये पराजित करता है और मेवाड़ के अंदर एक नवीन शाखा की स्थापना करता है जिसे गुहिल वंश कहा जाता है। इसी वंश के अंदर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, राज सिंह जैसे अनेक शासक हुए जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास की धारा को प्रभावित किया। और इनके वंशज थे राजा गुल के बाद में राजा बना राजा भोज। राजा भोज के बाद में जो शासक बना महेंद्र प्रथम, महेंद्र फर्स्ट। फिर बना अपराजित, फिर बना शिलादित्य, फिर बना महेंद्र सेकंड। ये कहा जाता है कि ये काल भोज महेंद्र द्वितीय का पुत्र था। इनका जन्म इतिहासकार 713 के आसपास मानते हैं। 713 ईस्वी के आसपास मानते हैं। पिता थे शिलादित्य, माता पुष्पावती थी। इनका जो लालन पालन ब्राह्मण, इनका लालन पालन हुआ और लालन पालन के बाद में बचपन में ही पता जो महेंद्र द्वितीय था इनका पिता, उन्हें भीलू से कर लेना शुरू कर दिया था। जबकि गुहिल वंश में जो प्रथम जो शासक हुए थे बुआदित्य, उसने कसम खाई थी कि जो मेरा साम्राज्य रहेगा उस साम्राज्य में मैं भीलू से कभी कर नहीं लूंगा। और महेंद्र द्वितीय ने भीलू से कर लेना शुरू कर दिया। इस कारण जो भील लोग थे उन्होंने इनके पिता महेंद्र द्वितीय की हत्या कर देते हैं और इस 3 साल के बालक को भी मारना चाहते हैं और किसी प्रकार इस बालक को हरित ऋषि के पास सौंप देते हैं। हरित ऋषि, ध्यान देना, हरित ऋषि ये एक साधु थे जो सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने निष्ठा से भक्ति की और भक्ति से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने इनको एक वरदान दिया और उसे ये कहा कि आप जाइए और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लीजिए। ये 734 की घटना है और हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य। मान मौर्य शासक थे और उसे पराजित कर दिया गया। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि हरित ऋषि ये गाय चराते थे और उनमें से एक ऐसी गाय थी जो कि शाम के समय जो दूध है वो नहीं देती थी और बप्पा रावल ने जानने की कोशिश की किस कारण इस गौ के शाम को दूध क्यों नहीं देती है। तो बप्पा रावल उस गाय का एक दिन पीछा करते हैं और कैलाशपुरी के पास एक जगह जाकर गाय है उनके धनुष से दूध वहां गिरने लग जाता है और वापस गाय अपने स्थान पर आ जाती है। तो बप्पा रावल
उस स्थान की खुदाई करते हैं। उस खुदाई में उन्हें शिवलिंग मिलता है और शिवलिंग को लेकर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और अपने जो इष्टदेव है मेवाड़ साम्राज्य के, वो एकलिंग जी को ही मानते हैं और वो सिर्फ कहते हैं कि हमारे जो वास्तविक शासक है वो तो एकलिंग जी है और हम तो उनके दीवान है। और जो भी राजकार्य करते थे एकलिंग जी की अनुमति लेकर ही वो राजकार्य करते थे। ये मेवाड़ के प्रथम शक्तिशाली शासक हुए थे कालभोज। प्रथम शक्तिशाली शासक। और इस वंश का भूल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वही, या प्रथम शक्तिशाली शासक था वही कालभोज को ही माना जाता है। जो बप्पा रावल जो नाम पढ़ते हैं, ये बप्पा रावल उपाधि, ये उपाधि हरित ऋषि ने दी थी। बप्पा का मतलब होता है पिता के समान शासक। ये उपाधि हरित ऋषि ने इनको दी गई थी। कई बार पूछ लेते हैं कि बप्पा रावल की उपाधि किसने दी, तो बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी थी। जो वास्तु नाम तो कालभोज था और जिसकी उपाधि थी वो थी बप्पा रावल, और इतिहास में इसको कालभोज और बप्पा रावल भी कहा जाता है। देखिए हम बात करते हैं 713 के आसपास के आसपास भारत का जो सिंध प्रांत है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर अरबों के आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। और अरब के जो लोग थे वो भारत पर आक्रमण करते और भारत की महिलाओं को ले जाकर अपने प्रदेश देशों में बेच देते थे। और उस समय चारों ओर से भारत पर आक्रमण हो रहे थे। उस आक्रमण से भारत की जनता भयभीत थी। और जब इस बात का जब पता बप्पा रावल को चलता है कि अरबों के आक्रमण से भारत देश परेशान है, उस समय बप्पा रावल से पहले मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं सिंध प्रांत पर आक्रमण करती है और सिंध तक का जो आसपास का जो भूभाग है वो भूभाग अरबों के नियंत्रण में आ जाता है। और जब नियंत्रण में आता है और मोहम्मद बिन कासिम की सेना से दाएं से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और भारत के जो आसपास का जो क्षेत्र है उस पर अरबों का अधिकार हो जाता है। जब ये बात बप्पा रावल के शासनकाल में जब अरब आक्रमण अधिक होने लगे, उस समय जुनैद के नेतृत्व में बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ के आसपास के भूभाग पर आक्रमण होता है। और उस आक्रमण का सामना बप्पा रावल करते हैं। उस समय गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट, सोलंकी शासक विक्रमादित्य
ये सब मिलकर इस जुनैद के आक्रमण का उत्तर देते हैं। उस समय बप्पा रावल विशाल सेना का निर्माण करते हैं। विशाल सेना का, जिसमें अजमेर, जैसलमेर जैसे छोटी छोटी रियासतों को संगठित करके विशाल सेना का गठन करके ये सिंध की ओर अपने विशाल सेना का सिंध आक्रमण की ओर निकल जाते हैं। और बप्पा रावल की विशाल सेना सिंध, बलूचिस्तान, गंदार, गजनी, गजनी, इराक और ईरान तक अरब आक्रमण को खदेड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गजनी का शासक था सलीम, उसको भी ये पराजित कर देते हैं और अपना गजनी के अंदर अपना एक सामंत को वहां नियुक्त कर देता है। और अरब इतने भयभीत हो जाते हैं इनसे, बप्पा रावल से, कि भारत पर आने वाले 400 वर्षों तक भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी जो शहर है वो बप्पा रावल के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम रावलपिंडी पड़ा था। इनके शासनकाल में नागदा के अंदर सांस लोग के उनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। एकलिंग जी का मंदिर का भी इनने निर्माण करवाया गया था। और इनका जो शहर थे उन्हें नागदा को, इन्हें बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ और महान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया गया। अगर हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 3वीं शताब्दी में हुआ था। 3वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चित्रांगज मौर्य इस चित्तौड़ दुर्ग का संस्थापक था। उसके आधार पर ही इसका नाम चित्तौड़ पड़ा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, ध्यान दीजिए, जो सोने के सिक्के, मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए वो था कालभूत। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि मेवाड़ का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए, तो शासक कौन था? बप्पा रावल था। ये सिक्का 163 ट्रेन का था। इस सिक्के पर शिवलिंग, सूर्य का चित्र, एक व्यक्ति सूर्य को प्रमाण करता हुआ नजर आता है, गाय, बछड़ा, ऐसे चित्र इस सिक्के पर अंकित है। और बाद में जनश्रुति है कि बप्पा रावल शरीर से बहुत ही हष्टपुष्ट था। 4 बकरे वो सुबह नाश्ते में खाता था और उसका जो दुपट्टा था वो 16 हाथ का था। उसकी जो धोती थी वो कहते हैं 35 हाथ की थी। 12 मन का यानी
32 मन का उसका खड़क था, जिसका वजन होता था 1280 केजी। और इनकी कहते हैं जो पैर में जुत्ती थी वो 3 फीट लंबी थी। यानी इसका अब आधुनिक युग में इन बातों को हम स्वीकार तो नहीं कर सकते थे, मगर हम इतना इस बात को जरूर स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में इसके तो इतना बलिष्ठ था, या तो भीम से भी ज्यादा ये बलिष्ठ था, जिसके धाक के कारण उसने अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सिंध, बलूचिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। और भारत में जो अरब आक्रमण हुए थे उन अरब आक्रमण को खदेड़ दिया था, भारत को इस्लामीकरण होने से उन्होंने बचा लिया था। ये संपूर्ण जानकारी थी बप्पा राउल के बारे में। और हम जो मेवाड़ का जो अगला जो शासक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए 753 के अंदर इन बप्पा राउल की मृत्यु हो जाती है और जिनकी छत्री नागदा में इनकी छत्री बनी हुई है बप्पा राउल की। देख लीजिए बप्पा राउल के बाद में जो अगले जो शक्तिशाली शासक हुए थे जिनका नाम है अलर्ट। इनका कोई निश्चित शासक काल नहीं है। इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। ये हमें तो मेवाड़ राज्य की ख्यात है उससे हमें जानकारी मिलती है, और जो बाहर लोग थे उनके द्वारा इसे ये उपाधि दी गई थी। अलर्ट का मेवाड़ इतिहास में इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्व है कि उन्होंने मेवाड़ का एक प्रथम शासक था जिसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना की। नौकरशाही की स्थापना सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर या राजपूताना के अंदर अलर्ट के द्वारा की गई थी। एक इसकी प्रमुख विशेषता थी कि हूण राजकुमारी थी। हूण राजकुमारी हीरा देवी कई जगह हरा देवी नाम भी मिलता है इसका, से विवाह किया। देखिए एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजपूताने का या राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा कौन सा था। तो देखिए कई बार हम प्रतियोगिता परीक्षा में इस और भ्रम में रह जाते हैं कि राजपूताने के अंदर तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय युवा था वो युवा रावल रतन सिंह ने किया था। अब अगर हम बात करते हैं तो रावल रतन सिंह का जो शासनकाल था वो 1301 से लेकर 1303 तक था, जबकि ये अलर्ट का जो शासनकाल 8वीं या 9वीं शताब्दी के आसपास रहा था। इस कारण जो अंतर्राष्ट्रीय युवा है अलर्ट के द्वारा किया गया था। ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जिसमें हूण राजकुमारी हीरा देवी से विवाह किया था। अगर इस प्रश्न को साधारण अगर हम देखें तो अलर्ट थे उनका विवाह एक विदेशी राजकुमार के साथ हुआ, और विदेशी राजकुमारी घर का काम नहीं करती थी, और इसलिए उन्होंने राजा से कहा आप मेरे लिए नौकर रख लीजिए। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये भारत की जो राजकुमारी थी शादी करते थे और वो घर का काम करती थी, और ये विदेशी राजकुमारी होने के कारण ये घर का काम नहीं करती थी, और इस कारण अलर्ट के शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी। उन्होंने वर्हा मंदिर का भी निर्माण अलर्ट के द्वारा ही किया गया।
ये तो अलर्ट के बारे में। परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है, आलू रावल की उपाधि किस शासक की अलर्ट। जो बाढ़ साहित्य में मेवाड़ राज्य की ख्याति में हमें जानकारी मिलती है। मेवाड़ का ऐसा प्रथम कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नौकरशाही की स्थापना की गई थी, और अलर्ट था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा किसने किया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा मेवाड़ के शासक अलर्ट ने किया था। अब एक बात ध्यान रखिए, पहले जो राजधानी थी बप्पा रावल के समय वो नालंदा थी, उन्होंने एक शहर बसाया था ऐसे अहाड़। अहाड़ से किसने बसाया था, अलर्ट ने बसाया था। और अब नालंदा से राजधानी परिवर्तित होकर कहां हो गई थी, अहाड़। तो अपने नए साम्राज्य की जो राजधानी है, राजधानी अलर्ट ने अहाड़ को अपनी नवीन राजधानी बनाई। तो पहले जो मेवाड़ की राजधानी थी बप्पा रावल के शासनकाल में नालंदा थी, फिर अलर्ट के शासनकाल में राजधानी अहाड़ हो गई। और हम जो अगले शासक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, द्वितीय शासक होते हैं सेम सिंह। सेम सिंह इस सेम सिंह ने ही रावल की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि धारण की थी रावल की, जबकि कालभोज की जो उपाधि थी वो थी बप्पा रावल, जबकि तो सेम सिंह की जो उपाधि थी वो रावल थी। और ये रावल शाखा के जो उपाधि जो प्रमुख अंतिम जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह थे। ध्यान रखना, सेम रावल की उपाधि सेम सिंह था जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। और जो अंतिम रावल शाखा के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। अब आगे बात करते हैं रावल जयत्र सिंह। रावल जयत्र सिंह, इनका शासनकाल रहा था 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। ये कहते हैं जो चित्तौड़ दो के जो वास्तविक विजेता थे, तो विजेता कौन थे, जयत्र सिंह थे। यानी दशरथ शर्मा के अनुसार तो मेवाड़ का जो प्रथम वास्तविक विजेता था वो विजेता कौन था, रावल जयत्र सिंह। और रावल जयत्र सिंह ने ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। और दशरथ शर्मा के अनुसार ही मध्यकाल का शरण युग भी जयत्र सिंह के शासनकाल को ही कहा जाता है। इसके शासनकाल के अंदर भूताला का युद्ध हुआ था। जयत्र सिंह के शासनकाल के अंदर भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला का युद्ध, ये भूताला भी है ना, हल्दी घाटी के पास में है, जो कि राजसमंद जिले में ये युद्ध, भूताला का युद्ध 1236 में हुआ। इस युद्ध में कहा जाता है कि इल्तुतमिश वर्ष रावल जयत्र सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। यानी 1236 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था, जो कि हल्दी घाटी के पास में था। यह क्षेत्र भूताला राजसमंद जिले में पड़ता है। और इल्तुतमिश व जयत्र सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में
जयद्रथ सिंह विजय होता है और इल्तुतमिश पराजित होता है। और इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी, उस सेना ने पहाड़ को जला दिया था। पहाड़ में आग लगा दी थी। इस पहाड़ में आग लगाने के कारण जो मेवाड़ की, देखिए ध्यान रखना, पहले मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। नागदा से अलग के शासनकाल में आहड़ हो गई और राहुल जयद्रथ सिंह के शासनकाल में अब जो नवीन राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं चित्तौड़ को। नवीन राजधानी बनाते हैं चित्तौड़ को। इस प्रकार मेवाड़ के हमने आज 3 शक्तिशाली शासकों के कालभोज या बप्पा रावल, अलट और राहुल जयद्रथ सिंह के बारे में हमें अध्ययन किया। जयद्रथ सिंह के शासनकाल में मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का वास्तविक विजेता जयद्रथ सिंह था। और दशरथ शर्मा ये बात भी कहता है कि मध्यकाल का जो श्रवण काल था वही जयद्रथ सिंह के शासनकाल रहा था। और जयद्रथ सिंह ने ही 1236 के अंदर भूताला का युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को पराजित किया और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने पहाड़ में आग लगा दी। और आग लगाने के कारण जयद्रथ सिंह ने अपनी जो नवीन राजधानी है वो चित्तौड़ को बनाते हैं। और मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार।